है अभी भी ये गत्ते का ही, बट एक्सर्शन फील होता है अगर आप 2-3-4 घंटे लंबी गेमिंग कर लो। बट हाँ, डिस्प्ले में मैं इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था जो होनी चाहिए थी, बिकॉज 1,15,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वो कहता ना अथाह पैसा पड़ा है, उसके बाद अगर लगाना है गेमिंग डिवाइस पे, तब भी आपका पीसी, लैपटॉप, PlayStation 5 इससे बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देगा। ROG Xbox Li X भाई, जब हैंडल्ड आए भी नहीं थे इंडिया के अंदर तो हम इंपोर्ट करा के रिव्यू वगैरह करते थे। जैसे स्टीम डेक हमने मंगाया, 1X प्लेयर हमने मंगवाया, निंटेंडो स्विच तो इंडिया में लॉन्च होता ही नहीं है। एंड जब ऑफिशियली पहला हैंडल्ड इंडिया में है ना, तो वो एसूस का ही था, ROG Ally 1 व्हाइट कलर का, आपको याद होगा। उसके बाद तो फिर मार्केट में लाइन लग गई, Lenovo Legion Go आया, MSI का क्लॉ आया, उसके बाद एसूस ROG Ally X आया, जिसके अंदर बैटरी, रैम और बहुत सारे चेंजेस थे। उसका भी रिव्यू है चैनल पे। एंड ये है Xbox Ally X, मतलब कंसोल में Xbox वाला कंट्रोलर घुसा दिया है और क्या है भैया कोलैबोरेशन, ये वो 1,15,000 रुपीज का है Z2 एक्सट्रीम वाला वेरिएंट। इसमें भी दो वेरिएंट इन्होंने रिलीज करे हैं, एक Z2 एक्सट्रीम जो 1,15,000 का और एक Z2 जो 70,000 का है। उसका रिव्यू हम बाद में करेंगे। अभी जरा मोटी पार्टी बातचीत कर लेते हैं। मैं इतने डब्बा खोलता हूं, तुम इतने सब्सक्राइब मार दो। तो यहाँ पे भाई कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाता है। ऊपर बन रखी है हमारी डिवाइस, Xbox और ROG का फुल ऑन लोगो बन रखा है यहाँ पे। और डब्बा जैसे ही आप यहाँ पे खोलोगे तो अंदर से कुछ ऐसा पर्चा सा मिल जाएगा और उसके नीचे आ जाएगी हमारी डिवाइस, जिसपे स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड नहीं है इतने पैसे खर्चने के बाद भी। और ऑन करते ही रिपब्लिक ऑफ गेमर्स और लाइटें वाइटें जल गई है हमारी, इसको भी साइड रखते हैं। उसके अलावा थोड़ी पुस्तकी बातचीत हमारे को मिल जाएगी। एंड नीचे की तरफ हमारे को एक पावर अडाप्टर मिल जाता है, सेम ROG Ally वाला, वही 65 वॉट का, और साथ में मिल जाती है एक पावर कॉर्ड। और भाई हाँ, हर बार की तरह स्टैंड आया बॉक्स के अंदर, लेकिन वो गत्ते की क्वालिटी जो इंप्रूव हो रही थी, पहले सबसे खत्म थी, फिर थोड़ी बेटर हुई, और इस बार इन्होंने डिजाइन बदल दिया है अभी भी ये गत्ते का ही, बस थोड़ा सा यार प्लास्टिक का डाल के दो यार। अब जो लोग हैंडल्ड की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ये एक मिनी लैपटॉप आप मान लो, बिकॉज ये प्रॉपर एक लैपटॉप की तरह काम करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर, गेमिंग आप कर सकते हो, और गेमिंग के अलावा जो जो काम आप एक लैपटॉप पे कर पाओगे वो सब भी कर सकते हो। बस साथ में इसके कीबोर्ड ट्रैक पैड नहीं है, फुल ऑन टच स्क्रीन डिस्प्ले होती है, लेकिन एक बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट करके कीबोर्ड माउस लगा के एज अ फुल फ्लेजेड सिस्टम भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये हैंडल्ड है, कंट्रोलर हमारे साइड में अटैच्ड होते हैं, तो इसको मेनली गेमिंग के लिए ही प्रमोट किया जाता है और गेमिंग के लिए ही लोग इसको खरीदते हैं। और किसको खरीदना चाहिए किसको नहीं, वो सारा इस वीडियो के एंड तक आपको बताऊंगा। और हाँ, मेरे पास ROG Ally X भी है। तो साइड बाय साइड अगर कंपेयर करते हैं ना, तो डिजाइन वाइज अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस ऐसा लगता है Ally X के अंदर जो Xbox वाले कंट्रोलर है बस वो ऐड कर दिए। हाँ, डिजाइन वाइज थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। जैसे ऊपर यहाँ पे Xbox लिखा है बहुत सारा, बिल्कुल छोटा छोटा, जो हमारे को Ally X पे नहीं मिलता, और कंट्रोलर तो एक्स्ट्रा है। और अगर आप पीछे से भी देखोगे तो सिमिलर साइड डिजाइन है, बिल्कुल मैक्रोज है, ROG का लोगो है, पीछे स्ट्रिप्स बन रखी है, इनटेक के वेंट्स वगैरह है। तो फिजिकली एक ही मेजर चेंज है, जो Xbox स्टाइल वाली ग्रिप इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दी है। एंड Xbox के कंट्रोलर की तरह ऊपर हमारे को 2 जॉयस्टिक और ABXY बटन मिल जाएंगे। बस हाँ, एक Xbox का बटन एक्स्ट्रा ऐड हो गया। स्पीकर ग्रिल्स यहाँ पे मिल जाती है, पीछे की तरफ 2 मैक्रोस, ऊपर की तरफ पावर की, जो हमारे फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। यस, विंडोज हेलो का सपोर्ट है, उंगली लगा के लॉगिन वगैरह करना हो। हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो है, UHS 2 वाला SD कार्ड स्लॉट है। हमने 1 TB का SD कार्ड लगाया था इसके अंदर, तो प्रॉपर्ली चल रहा था। और ऊपर एग्जॉस्ट वेंट, वॉल्यूम रॉकर बटन्स, नोटिफिकेशन LEDs, और 2 टाइप सी पोर्ट है। एक USB 3.2 Gen 2 वाला है जो PD को सपोर्ट करता है अप टू 100 वॉट तक की, और एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है जो राइट साइड वाला टाइप सी पोर्ट है, वो सेम DP और PD 3.0 को सपोर्ट करता है। बस इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, तो आप चाहो तो फ्यूचर में eGPU वगैरह लगा सकते हो। 1,15,000 रुपए खर्च के फिर eGPU का इंक्लोजर जो इंडिया में आता भी नहीं है, तो सेंस बनाता नहीं है कोई। बट हाँ, एक फ्यूचर कैपेबिलिटी है इसके अंदर। और भाई डिवाइस का वेट 715 ग्राम्स के आसपास है। मैंने कहा था ना ROG Ally X भारी मेरे को फील हुआ, जिसका ऑलरेडी वेट 670-680 ग्राम्स के आसपास था, उससे भी 40 ग्राम्स ज्यादा है ये। बट हाँ, वेट मैनेजमेंट वगैरह अच्छा है, इन हैंड अच्छी फीलिंग आती है, ग्रिप्स वगैरह काफी बढ़िया है। बट एक्सर्शन फील होता है अगर आप 2-3-4 घंटे लंबी गेमिंग कर लो, बिकॉज डिवाइस में बैटरी बहुत बड़ी लगाई है, 80 वॉट वाली बैटरी है इसके अंदर भी, तो वो हैवीनेस हाथ में फील होती है। और जॉयस्टिक के आसपास हमारे को RGB के तड़के मिल जाते हैं, और ये RGB आप कस्टमाइज भी कर सकते हो आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर में जाके। एंड हैंडल्ड पे मैं ज्यादातर RGB ऑफ ही रखता हूं, क्योंकि हमारे को बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए होता है। बट हाँ, अगर आप प्लग्ड इन खेल रहे हो तो ये RGB के तड़के फ्लेक्स करो। और भाई जो ट्रिगर्स हैं वो हॉल इफेक्ट वाले हैं, लेकिन जॉयस्टिक अभी भी ट्रेडिशनल है, मैकेनिज्म वाली जॉयस्टिक है, हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक नहीं है। मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी। MSI ने भी अपने क्लॉ हैंडल्ड के अंदर दी थी, इनको भी देनी चाहिए थी। एक तो इतना महंगा प्राइस है, तो हॉल इफेक्ट यार
गलत बात। और साथ में 6 एक्सेस जायरो भी मिलता है। अगर ई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना, उसके ऊपर एमिंग वगैरह आपको करनी है तो जायरो के थ्रू आप वो इस पे कर पाओगे। और हाँ, टाइप सी हब एसूस बाद में लॉन्च करेगा 8000 रुपीज के आसपास में, जिसके अंदर हमारे को टाइप ए पोर्ट्स, RJ45 लैन पोर्ट, HDMI पोर्ट वगैरह सब मिलता है। और ये दिखने में काफी बढ़िया लग रही है, गेमिंग टाइप की लुक, RGB वगैरह जैसे नॉर्मल स्टीम डेक की डॉग भी देखते हैं तो 6000 तक की वो आती है। तो अगर फ्यूचर में लेने का मन बनता है ये लेने के बाद तो ROG वाली आप चेक कर सकते हो। वैसे हाँ, मेरी एक शिकायत है, यहाँ पे 65 वॉट का अडाप्टर है बॉक्स के अंदर, 1,15,000 रुपए खर्चने के बाद 100 वॉट की चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है ऑफिशियली। तो 100 वॉट का ही चार्जर अगर बॉक्स में होता तो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि डॉक वगैरह भी अगर आप फ्यूचर में लगाओगे इसके साथ तो उसके साथ ज्यादा पावर वाला ही अडाप्टर चाहिए होता है, क्योंकि ज्यादा एक्सेसरीज भी लगती है उसके अंदर। तो देना चाहिए था ब्रांड को। आपके क्या थॉट्स हैं मेरे को कमेंट में बताना। और इसके अंदर एंटी ग्रेविटी कूलिंग सॉल्यूशन इन्होंने यूज कर रखा है। टेम्परेचर्स वगैरह कैसे हैं वो तो गेम टेस्ट में आप देख ही लोगे। और इसके अंदर ना एंटी डस्ट मेश भी है, तो ज्यादा डस्ट एक्यूमुलेट वगैरह नहीं करेगा। अभी तक हमें पता नहीं, जितना हमने टेस्ट किया, बाकी फ्यूचर में अगर लगेगा तो कुछ एक और वीडियो तैयार रखेंगे आपके लिए। अब बातें कर लेते हैं तकनीकी। जहां पे अपग्रेड हुआ है वो है हमारा APU, जो इसका अपना चिपसेट है। AMD Ryzen Z2 Extreme हमारे को मिलता है, जो हमारा सेम 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला APU है। और हाँ, एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, Z2 Extreme में इन्होंने 2 वर्जन रिलीज करे हैं, एक NPU के साथ वाला है और एक NPU के बिना वाला है। अभी इसके अंदर तो NPU वाला है, 45 टॉप्स का NPU मिलता है। तो ये हमारा Copilot प्लस सर्टिफाइड भी हो जाता है। Copilot प्लस सर्टिफिकेशन के जो फायदे, AI के बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी लैपटॉप वीडियोस बता चुका हूं। अगर आपको इसको डेस्क सेटअप की तरह यूज करना तभी फायदा होगा, वरना एज ए हैंडल्ड और प्रोडक्टिविटी डिवाइस Copilot के कुछ फायदे वैसे ले नहीं पाओगे। हाँ, NPU का फ्यूचर में किसी गेम्स वगैरह में यूज होने लगे तो डेफिनेटली फिर वहां पे फायदा देगा। साथ में सेम LIX की तरह 24GB LPDDR5X रैम है, ऑनबोर्ड 8000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली। iGPU का AMD Radeon 890 ग्राफिक्स है, जो हमारा Z1 Extreme पे Radeon 780M था। पहले 12 कोर काउंट था, अब 16 कोर काउंट है। पर क्या वो परफॉर्मेंस में डिफरेंस लाएगा वो गेमिंग में दिखाऊंगा। मैंने Z1 Extreme से कंपेयर भी करा है। 1TB की Gen 4 SSD मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। 2280 फुल साइज SSD स्लॉट है इसके अंदर। और फ्यूचर में अगर आपको अपग्रेड करना हो, स्वैप करना हो, तो 2TB तक आप कर पाओगे। एंड यस, अगर इसकी 1TB कम पड़ती है तो माइक्रो SD कार्ड आप ले सकते हो, उसके अंदर गेम्स वगैरह स्टोर करके रख सकते हो। और हाई स्पीड SD कार्ड्स काफी महंगे आते हैं। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2, 3 मंथ्स का Xbox गेम पास भी मिलता है। और हाँ, अगर आपने प्री ऑर्डर करा है तो 1 साल का गेम पास आपको मिलेगा। क्या मुफ्त की स्कीम है। वैसे Xbox गेम पास के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं। अब मैं इसको Z1 Extreme से कंपेयर करके देख रहा था सिंथेटिक बेंचमार्क में, जिसके अंदर 3D Mark टाइम्स का ग्राफिक्स स्कोर आप देख सकते हो, 14% का डिफरेंस निकल गया। फिर हमने सिनेमा 423 भी देखा, जिसमें मल्टी कोर में डिफरेंस नहीं है। हाँ, सिंगल कोर में 11% का डिफरेंस है, जो हमारा गेमिंग में काम भी आता है। बाकी आगे गेमिंग की परफॉर्मेंस देखेंगे। और अब सिर्फ अगर Xbox LIX के बेंचमार्क देखते हैं तो Cinebench R23 का बेंचमार्क आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसके अंदर हमने चार्जिंग, बैटरी और मैनुअल भी रखा। मैनुअल में हम जिसको ट्वीक कर सकते हैं आर्मरी ग्रेड में, तो उसके अंदर हमारे को सिमिलर ही नंबर मिले। और Cinebench 2024 भी देख सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर भी बैटरी और चार्जिंग में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। देन Geekbench 6 हमने निकाला, उसके नंबर्स आप देख सकते हो। फिर हमने Geekbench 6 का A वाला बेंचमार्क निकाला, पहले CPU पे, फिर मैंने इसके GPU पे निकाला। GPU पे नंबर अच्छे निकाल के दे गया। और Geekbench 6 का OpenCL, जो हमारा ग्राफिक्स का स्कोर होता है, 40,000 के आसपास। और 3D Mark टाइम्स 5 भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिसके अंदर वही ना ग्राफिक्स और CPU और ओवरऑल स्कोर होता है। तो यहाँ पे बैटरी, चार्जिंग और मैनुअल वगैरह हर एक पे निकाल के देख लिया था, तो नंबर काफी अच्छे खासे निकाल के दे गया। प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क करने का मन हुआ मेरा, मैंने PZBench पर प्रीमियर पर निकाला 3300 प्लस, और फोटोशॉप निकाला 5600 प्लस, एंड आफ्टर इफेक्ट्स में भी 3700 प्लस नंबर निकाल के दे गया भाई ये। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो, एक 1 लाख रुपए के आसपास का थिन एंड लाइट लैपटॉप जैसी परफॉर्मेंस देता है। ऑब्वियसली उससे भी थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस ही लेके आता है। आपको फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, डे टू डे टास्क करने हैं, स्टूडेंट हो, कोडिंग करनी है, वही सारी चीजें आप इसके ऊपर कर पाओगे। बट यस, ये एक हैंडल्ड है, गेमिंग के लिए बना है। आपको अगर ये सारे काम करने ही है तो डेफिनेटली आप अपना लैपटॉप यूज करो। अगर लैपटॉप नहीं है तो इसके लिए मत जाओ, तो लैपटॉप के लिए ही जाना पहले। ये बाद में आता है, ये क्यों बाद में आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और भाई फ्रंट में 2 स्पीकर्स हमारे को मिलते हैं, एंड स्पीकर्स वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स ऑन अ हैंडल्ड। क्या लाउड साउंड है भाई, लाउड है, बेस दे रहा है, ट्रेबल है। मतलब गेमिंग अगर आप करोगे इसके स्पीकर्स पे तो आपको जो बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। स्टीरियो सेपरेशन फील होता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में स्पीकर है ना, तो एक बढ़िया फीलिंग आपको मिलती है। साथ में डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है, डॉल्बी के ऐप मिलते हैं, जिसके अंदर आप कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो। और मैंने म्यूजिक वगैरह सुन के देखा, और साथ में मैं गॉड ऑफ वॉर खेल के देख रहा था इसके ऊपर। ओहो, स्पीकर ने तो भैया मजे बांध दिए। और ये इसका माइक टेस्ट है, क्योंकि माइक भी मिलते हैं हमारे को इसके अंदर। आप गेमिंग में यूज करो या अगले दिन एज अ सिस्टम यूज कर रहे हो, तो आपका माइक कोई मीटिंग वगैरह में यूज हो सकता है। कुछ भी है, माइक की क्वालिटी कुछ ऐसी। और बैटरी सेम 80 वॉट
4 की मिलती है जो हमारे को LIX के अंदर मिल रही थी। एंड बैटरी बैकअप सेम निकल गया है बिल्कुल 2 घंटे के आसपास। अगर आप टर्बो मोड पे खेलते हो और स्क्रीन ब्राइटनेस 80% के आसपास, स्पीकर पे मैंने गेम खेला और RGB मैंने ऑफ कर दी थी, तो पूरा 2 घंटे का बैकअप मिला। और हाँ, गेम में गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक खेल रहा था और वहीं पे अगर आप परफॉर्मेंस मोड पे यूज करोगे तो 4 घंटे के आसपास। बाकी TWS या हेडफोन आप यूज कर रहे हो, रेजोल्यूशन कम है आपका, स्क्रीन ब्राइटनेस कम ज्यादा करोगे तो डेफिनेटली उससे ऊपर का बैकअप भी निकाल सकते हो। एंड अगर साइलेंट मोड पे यूज करते हो तो 6 to 8 आवर्स का बैकअप निकाल लोगे। उसके अंदर मल्टीमीडिया या हल्के फुल्के गेम्स जिसके अंदर ज्यादा पावर की नीड नहीं होती, तो कुछ इस तरीके का बैटरी बैकअप है। एंड हैंडल्ड में डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप अभी तक। फ्यूचर में बाकी कंपटीशन आएगा मोटे मोटे बैटरी बैकअप लेके, फिर देखते हैं क्या मामला बैठता है, फिर कंपैरिजन भी कराएंगे। और जो 65 वॉट का चार्जर इसके साथ आता है उससे फुल चार्ज होने में 1 hour 50 मिनट्स के आसपास लगे। फिर मैंने 100 वॉट से भी चार्ज करके देखा तो उससे 1 hour 30 मिनट्स के आसपास लगे। अब थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे ये डिवाइस थोड़ी सी स्टैंड आउट करती है। जिसके अंदर आप बूट करते हैं तो Xbox के फुल स्क्रीन मोड टाइप पे खुल जाता है ये, जिसमें बेसिकली क्या होता है, विंडोज की सारी सर्विसेज नहीं लोड हो पाती, सिर्फ आपको एक फुल स्क्रीन मोड दिया जाता है। जैसे स्टीम डेक का उठा लो आप, उसमें एक फुल स्क्रीन स्टीम डेक का मोड आता है ना, तो बस वो इस तरीके का इसमें अपना Xbox का मोड है। और उसके अंदर भी आपको सारे लॉन्चर्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे स्टीम हो गया, एपिक गेम्स वगैरह हो गया। एंड जो इसका Xbox का अपना फुल स्क्रीन मोड है उस पर पूरा कंट्रोलर वाली वाइब आपको मिलेगी। स्टीम डेक पे फुल स्क्रीन वाले मोड पे भी आप कंट्रोलर पे चला सकते हो। हाँ, जैसे एपिक गेम्स हम खोल के देख रहे थे तो उसके अंदर फिर हमारे को कर्सर यूज करना पड़ता है। और अगर आपने मल्टीपल एप्स वगैरह खोल रखे तो Xbox बटन को होल्ड करके रखोगे ना, तो शोल्डर बटन के थ्रू आप डिफरेंट एप्स में स्विच भी कर सकते हो। और जो Xbox ऐप के थ्रू आप गेम डाउनलोड करोगे उसके अंदर मेंशन होता है बैच पे, अगर 30 FPS से ऊपर चलेगी गेम तो शुड परफॉर्म वेल ऑन योर डिवाइस लिखा होता है, 60 FPS से ऊपर चलेगी तो शुड परफॉर्म ग्रेट ऑन दिस डिवाइस लिखा होता है। ये वही सेम चीज होगी जैसे स्टीम पे स्टीम डेक के लिए आता है, तो आप गेम खरीदने से पहले डिवाइस की परफॉर्मेंस देख सकते हो। वरना यूट्यूब जिंदाबाद है, लोग टेस्ट वगैरह डाल ही देते हैं हर गेम का। और जैसे हम आर्मरी क्रेट का बटन दबाते हैं ना, तो यहाँ पे इंटरफेस अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, जिसमें अपने मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस और वॉल्यूम वगैरह हो गई। उसके नीचे हमारी एक्स्ट्रा सेटिंग्स वगैरह होगी और ऊपर हमारे को आर्मरी क्रेट ऐसी मिल जाता है, जिसके अंदर आर्मरी क्रेट का थोड़ा सा यूजर इंटरफेस चेंज हुआ है, बट काम आर्मरी क्रेट का अभी भी वही है। और ये वाला जो इंटरफेस है ये सिर्फ इसी के अंदर नहीं है, अपडेट आ चुका है, वो पुराने वाले LIX में भी सेम ही शो कर रहा है। तो मेजर जो बड़ा डिफरेंस आया है वो Xbox के फुल स्क्रीन मोड वाले का आया है। और जब आपका Xbox का फुल स्क्रीन मोड चलता है ना और विंडोज की ज्यादा सर्विसेज नहीं चल रही होती पीछे, तो आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर मिल सकती है। मेरे को ऐसा बड़ा डिफरेंस फील नहीं हुआ। प्रोबेबली फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह आएंगे, डिवाइस थोड़ी और स्टेबल होगी तो शायद हमारे को थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाए। और डिस्प्ले बिल्कुल सेम है अभी भी, मतलब जो इन्होंने स्टार्टिंग में LI में दी थी ना वो अभी तक चल रही है। वही 7 इंचेस की फुल HD 1080p वाली डिस्प्ले, 16:9 है, बेजल वगैरह वैसे ही है, IPS पैनल है। मेरे हिसाब से अब OLED अगर दे देते तो HDR गेमिंग और OLED का जो स्वाद है वो बहुत जबरदस्त आ जाते, बट नहीं, अभी भी IPS ही मिलती है। और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है। मैं LIX से कंपेयर करके देख रहा था तो हाँ, वो जो रिफ्लेक्शंस वगैरह होती है काफी ज्यादा कट ऑफ ये कर देता है, और वो डेफिनेटली गेमिंग में आपको बेनिफिट करेगी अगर आप कोई लिटअप रूम वगैरह में गेमिंग कर रहे हो। बट इतनी महंगी डिवाइस है, स्क्रीन गार्ड बंदा लगवा ही लेता है, उसके बाद तो खत्म, वो फिर रिफ्लेक्शंस वगैरह आ ही जाते हैं। और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, AMD FreeSync प्रीमियम का सपोर्ट मिलता है, वही जो हमारा टेयरिंग वगैरह में बेनिफिट देता है। टच स्क्रीन है, 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करती है। और ब्राइटनेस भी सेम है, ब्रांड मेंशन 500 निट्स है, हमने टेस्ट करा था तो 446 निट्स के आसपास निकल गई। 500 तक भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट। कलर गैमेट बिल्कुल सेम मिलता है, वही 96% sRGB, 74% P3। और डिस्प्ले एक्सपीरियंस वैसे अच्छा है, मतलब कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है, गेम्स वगैरह खेलने में मजा आता है। हाँ, आउटडोर में रिफ्लेक्शंस वगैरह दिखते स्क्रीन पे तो इतनी यूजेबल नहीं रहती, इंडोर वगैरह खेलने में और वेल लेट एनवायरनमेंट में भी डिस्प्ले डिसअपॉइंट नहीं करती। बट हाँ, डिस्प्ले में मैं इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था जो होनी चाहिए थी। इतना प्राइस बढ़ गया, मतलब पहला LI 70,000 का आया था, फिर वो घट के 40,000 का हो गया था, फिर दूसरा LI 90,000 का आया, ये 1,15,000 का आया। अरे कुछ तो चेंज करो। और इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, गेम टेस्ट। बहुत सारे गेम टेस्ट है अलग अलग चीजों पे, अब गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर थोड़ी सी आगे बात करते हैं। सबसे पहले वैलोरेंट, भाई ये CPU इंटेंसिव गेम है और ऑब्वियसली हैंडहेल्ड के अंदर भी बढ़िया चल जाता है, और Z2 एक्सट्रीम है इसके अंदर। एवरेज 150 FPS के आसपास हमारे को मिल रहा है, और सारे गेम्स हम टर्बो मोड पे चेक कर रहे हैं, यानी कि चार्जिंग पे टर्बो मोड पे, ताकि पूरी पीक वोल्टेज पुश कर पाए और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस में दिखा पाऊं। वैसे दूसरे मोड्स पे भी टेस्ट किया है कि कितना डिफरेंस आता है परफॉर्मेंस में, क्या है कैसा है। उसके बाद फिर हमने एल्डन रिंग टेस्ट किया, इसके अंदर भी ऑन एन एवरेज 40 FPS हमारे को मिल गए थे, काफी प्लेबल एक्सपीरियंस है। और जो थर्मल्स हैं वो डिवाइस के काफी अच्छे मैनेज हो रहे हैं, लाइक अंडर 90 डिग्री से 85 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। एंड उसके बाद GTA 5 एनहांस्ड एडिशन मिनिमम सेटिंग्स रखी है, 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर भी एवरेज हमारे को 70 FPS के आसपास मिल रहे हैं। और भाई ये 1080p है, अगर आपको कम रेजोल्यूशन करना है, इससे ज्यादा FPS आप निकाल पाओगे, बट मैं नेटिवली ही टेस्ट कर रहा हूं। फिर उसके बाद हमने CS2 टेस्ट किया, जिसके अंदर हमने लो एंड हाई दोनों सेटिंग्स पे टेस्ट किया था, एंड दोनों में ही सिमिलर से FPS हमारे को मिल रहे थे, लाइक 80 to 100 FPS के आसपास। ऑब्वियसली लो में थोड़े से बेटर हो रहे थे किसी जगह। फिर RDR2 टेस्ट किया, फेवर परफॉर्मेंस, यानी कि लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, और FSR क्वालिटी भी लगाया एक तरफ। और भाई FSR ऑफ में हमारे को थोड़े से
बेटर एफपीएस मिल रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। देन साइबरपंक, यहाँ पे लो सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लाइक 40-45 एफपीएस के आसपास, और इसके अंदर एफएसआर फ्रेम जनरेशन भी हमारे को मिलता है, जिसके अंदर भाई 70 एफपीएस तक हमारे को मिल रहे थे। उसके बाद मैंने उसको ना हाई सेटिंग्स पे भी टेस्ट करके देखा, जिसमें रॉ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, बट हाँ फ्रेम जनरेशन लगा के अप टू 50 to 60 एफपीएस आप निकाल सकते हो। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी में भी हमारे को एफएसआर फ्रेम जनरेशन मिलता है, जिसमें अप टू 55-60 एफपीएस हमारे को मिल रहे थे। रॉ परफॉर्मेंस 30-35 के आसपास ही निकल के आई थी। और असासिन्स क्रीड शैडोज तो भाई बहुत डिमांडिंग है, यहाँ पे अल्ट्रा लो सेटिंग्स हमने रखी, तो रॉ परफॉर्मेंस तो अच्छी निकल के नहीं है, लेकिन एफएसआर फ्रेम जनरेशन ने भाई मजा बांध दिया। यहाँ पे एवरेज 40-45 एफपीएस मिल रहे थे, यानी कि प्लेबल भाई AAA टाइटल हैंडल्ड पे खेल पा रहे हो, वो बात अलग है, सस्ता नहीं है इतना। देन गोस्ट ऑफ सुशीमा आ गया, जिसके अंदर रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी है 40 एफपीएस के आसपास, और फ्रेम जनरेशन लगा तो भैया 80 पहुंच गए सीधा, और काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था। लास्ट ऑफ अस 2 भी बढ़िया चल रहा था वेरी लो सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस में, लेकिन इसके अंदर भी एफएसआर फ्रेम जनरेशन मिलता है, जिसके अंदर हमारे को 70 to 80 एफपीएस मिल गए थे। और होराइजन फॉरबिडन वेस्ट वेरी लो सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट फ्रेम जनरेशन लगा के ठीक ठाक प्लेबल एफपीएस मिल गए थे। ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग गेम है। फिर स्पाइडरमैन 2 भी हमने टेस्ट करके देखा, जिसमें रॉ परफॉर्मेंस वेरी लो सेटिंग्स पे अच्छी नहीं थी 1080p पे, बट इसके अंदर भी एफएसआर फ्रेम जनरेशन मिलता है और अच्छे प्लेबल एफपीएस हमारे को मिल रहे थे भाई, लाइक अराउंड 55 to 60 के आसपास। और एक आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये लो सेटिंग्स ही हैं और एफएसआर भी लगा लिया, तो हमारे को विजुअल क्वालिटी वगैरह में लॉस भाई छोटी स्क्रीन में हैंडहेल्ड में नहीं पता लगता। हमने तो वैसे कैप्चर कार्ड के थ्रू रिकॉर्ड किया था, एंड इसके अंदर ना RIS भी मिलता है हमारे को, रेडियो इमेज शार्पनिंग, आप वो भी ऑन कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको बेटर टेक्सचर्स मिलते हैं और छोटी स्क्रीन पे खेलने में मजा आता है। आप फ्रेम जनरेशन लगाओ जो मर्जी करो। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई किया लो सेटिंग्स पे, जिसमें रॉ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट हाँ एफएसआर फ्रेम जनरेशन लगा के 60+ एफपीएस पे वो चल रहा था। हेलब्लेड 2 भी टेस्ट किया, जो बहुत डिमांडिंग गेम है, एफएसआर क्वालिटी लगा के 30-35-40 एफपीएस मिल रहे थे, रॉ परफॉर्मेंस अंडर 30 थी। और हाँ ज्यादा एफपीएस अगर आपको निकालने तो 1080p से 720p भी कर सकते हो, और एफएसआर की क्वालिटी को आप बैलेंस या फिर परफॉर्मेंस वगैरह पे भी आप सेट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आपको ज्यादा एफपीएस कैसे निकालने। उसके बाद एलन वेक 2, जिसकी रॉ परफॉर्मेंस ऑब्वियसली नहीं अच्छी है, एंड Z1 एक्सट्रीम में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकल गई थी, और Z2 एक्सट्रीम में भी इतना कुछ खास डिफरेंस है नहीं। एफएसआर हमने क्वालिटी पे रखा था, हाँ इसके अंदर रेजोल्यूशन कम करोगे, एफएसआर के मोड चेंज करके बेटर परफॉर्मेंस आप निकाल सकते हो, बट ये गेम सही में बहुत डिमांडिंग है। और फिर हम बैटरी और चार्जिंग को कंपेयर करके देख रहे थे कि कोई एफपीएस का डिफरेंस तो नहीं आता, जबकि वॉटेज का 10 वॉट का डिफरेंस है टर्बो मोड पे। चार्जिंग पे 35 वॉट तक जा रहा था, बैटरी पे 25 वॉट तक, बट यहाँ पे एफपीएस में खास डिफरेंस नहीं निकल गया। और ये पहला टेस्ट एफएसआर के बिना था, फिर हमने एफएसआर भी लगा के देखा, इसके अंदर भी हमारे को सिमिलर ही परफॉर्मेंस मिल रही थी एज इट इज। ऐसे करके हमने मल्टीपल गेम्स टेस्ट किए, जैसे गोस्ट ऑफ सुशीमा, भाई सिमिलर परफॉर्मेंस मिली यहाँ पे एफएसआर फ्रेम जनरेशन एंड रॉ परफॉर्मेंस पे। और ब्लैक मिथ वुकोंग में भी हमने टेस्ट करके देखा, तो यहाँ पे भाई 25 वॉट पे भी डिवाइस जो है सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल के देती है। फिर हमने डिफरेंट परफॉर्मेंस मोड्स देख रहे थे चेक करके, क्योंकि देखो यार क्या होता है ना, साइलेंट मोड पे हमारा 13 वॉट पे चलता है, परफॉर्मेंस मोड पे 17 और टर्बो मोड पे 25 तक। ये मैं बैटरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे को ज्यादा बैटरी बैकअप निकालना होता है ना। तो साइबरपंक में आप देख सकते हो लो सेटिंग एफएसआर फ्रेम जनरेशन में भाई साइलेंट मोड पे भी 40 एफपीएस के आसपास मिल रहा है, जो कि प्लेबल एफपीएस है। बाकी परफॉर्मेंस और टर्बो में फिर डिफरेंस काफी बड़ा आ जाता है, तो आपको ज्यादा एफपीएस है तो बैटरी बैकअप कम मिलेगा। सिमिलरली ब्लैक मिथ वुकोंग भी मैंने ट्राई करके देखा, और ब्लैक मिथ वुकोंग में परफॉर्मेंस और टर्बो अगर आप देखोगे ना तो 10 एफपीएस का डिफरेंस है, इतना खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो परफॉर्मेंस पे कम वॉट पे भी ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल के अच्छे एफपीएस निकाल सकते हो। साइलेंट मोड पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, और ऑब्वियसली ये AAA गेम है, कोई आप इंडी टाइटल वगैरह खेल रहे हो, हल्का टाइटल खेल रहे हो, उसके अंदर डेफिनेटली भाई साइलेंट मोड पे भी आप अच्छे परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा ट्राई किया, साइलेंट और परफॉर्मेंस में हमारे को सिमिलर एफपीएस मिले थे, बट टर्बो में काफी बड़ा डिफरेंस निकल गया। बट हाँ अगर आपको खेलना है, आप ट्रैवल ही कर रहे हो, 720p कर लो, तो आप परफॉर्मेंस या साइलेंट पे भी प्लेबल गेम प्ले निकाल सकते हो। और जैसे मैं इसको डॉक करके यूज करके देख रहा था ना, तो मेरे माइंड में आया चलो एक अगर हम ज्यादा रेजोल्यूशन पे गेम खेलते हैं तो ये कितना कैपेबल डिवाइस है। ऑब्वियसली ये 1080p डिवाइस है, कुछ गेम्स में 720p है। स्टिल मैंने 1440p पे भी ब्लैक मिथ वुकोंग को ट्राई किया था फ्रेम जनरेशन लगा के लो सेटिंग्स पे, भाई 40 एफपीएस तक निकल के आगे, इवन 4K पे भी 20-25 एफपीएस तक निकाल रहा था। तो ये हाई रेजोल्यूशन दिखाने का कोई सेंस नहीं था, बट हाँ कुछ गेम्स ऐसे हैं जो आप हाई रेजोल्यूशन पे खेल सकते हो, इतनी कैपेबल डिवाइस है ये। और मैंने ना लास्ट LI X से कंपेयर करा, जो भी 90,000 का पहले रिलीज हुआ था इनका Z1 एक्सट्रीम के साथ 24GB रैम के साथ, उसके कंपैरिजन में सिमिलर परफॉर्मेंस इन साइबरपंक। वहीं पे फ्रेम जनरेशन क्वालिटी लगाया भाई, उसमें कुछ एरियाज में LI X जो Z1 एक्सट्रीम है वो कहीं बेटर जा रहा था, बट हाँ फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह आ सकते हैं, चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई करके देखा, फ्रेम जनरेशन लगा के यहाँ पे 2-4-5 एफपीएस का डिफरेंस निकल गया है। सेम गोस्ट ऑफ सुशीमा ट्राई किया, सिमिलर एफपीएस। हाँ फ्यूचर में कोई अपडेट वगैरह है, Z2 एक्सट्रीम कुछ थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर शायद कर जाए, बट अगर आपके पास Z1 एक्सट्रीम है तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है। और हाँ यहीं पे अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो बटन्स वगैरह यहाँ पे सिमिलर फील देते हैं, लेकिन जो ग्रिप है वो जो Xbox कंट्रोलर वाली वो बढ़िया फील होती है। साथ में इंपल्स ट्रिगर्स हमारे को मिलते हैं जो सेम Xbox कंट्रोलर में मिलते हैं, यानी कि ट्रिगर्स में वाइब्रेशन फील होती है, जो पुराने वाले LI X में नहीं थी, वो सिर्फ इसके अंदर है, जो कि एक मेरे को अपग्रेड फील हुआ, इन हैंड फील और एकदम फुल Xbox कंट्रोलर वाली वाइब। तो देखो ये हो गया ROG Xbox LI X का पूरा रिव्यू। एंड मैं हमेशा बोलता हूं हैंडल डिवाइसेस जो हैं
वो एक रजवाड़ों वाली चॉइस है, आपकी पहली गेमिंग डिवाइस चॉइस नहीं बन सकती, बिकॉज 1,15,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आपने पीसी, गेमिंग कंसोल, लैपटॉप सब बना लिया, उसके बाद आपको लगता है कि चलो मुझे हैंडहेल्ड भी ले लेना चाहिए, मैं ट्रैवल करता हूं तो गेम खेल लिया करूंगा, तब आप इसको परचेज करो। वो कहते हैं ना, अथाह पैसा पड़ा है, उसके बाद अगर लगाना है गेमिंग डिवाइस पे, वहां पे ये फॉल करती हैं। बहुत नीश ऑडियंस है इनकी, क्योंकि 1,15,000 में आप खुद सोचो, RTX 5060 वाला पीसी बिल्ड हो जाएगा 1 लाख के आसपास में, एक मॉनिटर तक भी आप ले लोगे, मतलब पूरा सेटअप बना लोगे। अगर आप लैपटॉप के लिए जाना चाहते हो तो RTX 5060 वाला लॉक 1,20,000 के आसपास मिल रहा है। और वहीं पे अगर आप गेमिंग कंसोल बाय करते हो तो 50,000 रुपीज का PS5, उसके साथ PS पोर्टल ले लो, अगर आपको हैंडहेल्ड ही खेलना है, साथ में एक टीवी भी ले लोगे, तब भी मुश्किल ही आपके 1,15,000 पूरे एग्जॉस्ट होंगे। तब भी आपका पीसी, लैपटॉप, PlayStation 5 इससे बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं तो मार्केट में और डिवाइसेस हैं, लेकिन हैंडहेल्ड फिर वही बात आ गई है, उन्हीं लोगों के लिए जो एकदम रजवाड़ी बातचीत है। और Z1 एक्सट्रीम से आपने डिफरेंस देख लिया। अगर आपके पास Z1 एक्सट्रीम वाली कोई डिवाइस है तो आपको अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं है इतनी। हाँ, अगर आप एक नई डिवाइस बाय करने वाले हो, फ्यूचर में प्रोबेबली प्राइस शायद कम हो जाए, ना हो, जो भी है, LIX की मुझे उम्मीद थी प्राइस कम होगा, लेकिन हुआ नहीं है अभी तक, तो आप बाद में प्लान कर सकते हो आफ्टर बाइंग एवरी नीडफुल डिवाइस। और हाँ, इसको अगर आप प्री बुक कराते हो तो उसके साथ आपको 1 ईयर का पीसी गेम पास अल्टीमेट मिलेगा, और साथ में ROG/स्लिंग बैग, जिसमें आप इसको कैरी करोगे, तो वो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, जिस ऑडियंस के लिए मैंने बताया। बाकी कैसा लगा आपको डिवाइस, कैसा लगा रिव्यू, मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।